नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बृहस्पतिवार को राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर में स्थापित साइबर क्लब के छात्रों के साथ साइबर अपराधों के विरुद्ध जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रामपाल जाट, अभियांत्रिकी महाविद्यालय की प्राचार्या श्रीमती रेखा मेहरा, कंप्यूटर साइंस की प्राध्यापिका ज्योति गजरानी तथा प्राध्यापक हरजीराम चौधरी व अभियांत्रिकी महाविद्यालय के अन्य व्याख्याता, छात्र आदि बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर अभियांत्रिक महाविद्यालय के छात्र राहुल ने पीपीटी के माध्यम से साइबर अपराधों से बचने के उपाय बताए। रामपाल जाट, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा कि आज साइबर स्पेस में परेशान करने वाली कई गतिविधियां हो रही है। इंटरनेट की गुमनाम प्रकृति के कारण विभिन्न प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में शामिल होना संभव है और खुफिया जानकारी लेने वाले लोग साइबर स्पेस में आपराधिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए इंटरनेट के इस पहलू का घोर दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे जैसे इंटरनेट की पहुंच बढ़ती जा रही है, दुनिया में हर दिन नए खतरे सामने आ रहे हैं। कोविड-19 महामारी के पश्चात डिजिटल प्रौद्योगिकियों में अपरिहार्य वृद्धि हुई है। अधिकांश लोग घर पर ही पढ़ाई और खरीदारी व अपनी नौकरी की जिम्मेदारियों को पूरा करने लगे व इंटरनेट के जरिए आपसी बातचीत जारी रखी जाने लगी, क्योंकि लोगों से जुड़ने का यही एकमात्र तरीका बचा रह गया था। साइबर बुलिंग एवं डिजिटल हिंसा ने कई लोगों को, विशेष रूप से महिलाओं का स्वतंत्रतापूर्ण स्थान बना दिया। इसी प्रकार ई बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान के बढ़ते उपयोग के साथ साथ आर्थिक साइबर अपराधों में भी वृद्धि हुई। लोगों में व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शारीरिक व मानसिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जाने लगा तथा पहचान की चोरी करना, साइबर आतंकवाद फैलाना, साइबर बुलिंग, हैकिंग, डिफेमेशन, ट्रेड सीक्रेट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हरेसमेंट आदि अपराधों में बढ़ती हुई वृद्धि को देखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यह 1 माह का साइबर अपराध मुक्त भारत निर्माण का अभियान चलाया गया है। इस अवसर पर श्रीमती रेखा मेहरा, प्राचार्या अभियांत्रिकी महाविद्यालय ने आज के प्रगतिशील समाज में बढ़ते हुए इंटरनेट की आवश्यकता व उसके दुष्प्रभावों के बारे में बताया तथा कंप्यूटर साइंस की विशेषज्ञ ज्योति गजरानी ने कंप्यूटर व इंटरनेट के जरिए होने वाले कार्यकलापों के बारे में जानकारी दी तथा किस प्रकार से आपराधिक गतिविधियों से बचा जा सकता है तथा इंटरनेट का किस प्रकार सकारात्मक उपयोग किया जा सकता है, इस बारे में विस्तृत रूप से बताया। इस अवसर पर अभियांत्रिक महाविद्यालय के एनसीसी के छात्र भी उपस्थित थे, जिनको हाल ही में वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में प्राप्त उपलब्धियों के फलस्वरूप उनको स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। हरजीराम चौधरी, प्राध्यापक व्याख्याता, ने एनसीसी छात्रों द्वारा हाल ही शिविर में प्राप्त उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान की। Today we are having this awareness campaign, and I am going to deliver a lesson on ethical hacking. So let's start. So first we should know what is ethical hacking. So ethical hacking is basically a type of hacking that tries to find weakness and vulnerabilities in your computer system. So if you are an ethical hacker, you go to a company, they hire you as an ethical hacker. So you locate weaknesses and what are the problems in the software system in the organization, and all the network that is going on in the organization. So it is also known as penetration testing, intrusion testing, and also red teaming. So there are some terminologies that you should understand in ethical hacking. So first of all, what is penetration testing? So if you are an ethical hacker, you report finding in the weaknesses of the organization system. So you prepare a report. Only you report the what are the weaknesses. You don't provide solutions. So this is the penetration. And on the further extension, we provide the solutions. So this is known as security testing. As you can see there, the legal attempt to break into the company's network to find weak links and test only remote findings to not provide solutions. And on the contrary, security testing includes analyzing
security policy and procedures, and here the tester provides solution for the breaching. Now let's look on what is cracking. So cracking means breaching into the system. When a hacker gets the access to the software, they try to find out what are the loopholes into the system. So breaching security of software of systems, and they use the loophole through backdoors in a system software. So we look what are the backdoors. Allow files to data to get access by the tester. So if there are any files having sensitive information, we can get access to them. There is another term which is known as spoofing. Spoofing is making a faking and originating of IP addresses. When we use internet, there is IP address for every devices. So if they are making a replication of that IP addresses, it is known as spoofing. It shows the copy of the network manipulating the user. There are more terms known. शिवाजी नगर स्थित श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन में पूज्य महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पावती जी मारासा के सानिध्य में 8 दिवसीय पर्वाधिराज पर्युषण की सानंद संपन्नता के बाद आज सामूहिक क्षमापना पर्व मनाया गया। उप्रवर्तिनी सद्गुरुवर्या श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया, इस क्षणभंगुर जीवन में व्यक्ति न जाने कितनी ग्रंथियों को अपने भीतर संजोए रहता है, कितने ही जख्मों को अंतस की गहराई में पालता है और अनेक व्यक्तियों से अनबन के प्रसंग बना लेता है। इसका परिणाम होता है कि जीवन यात्रा सानंद व्यतीत नहीं हो सकती। मन की ऐसी स्थिति को सुधारने का सूत्र प्रभु महावीर ने क्षमा को बताया है। क्षमा के आदान प्रदान से सभी ग्रंथियां सुलझ जाती है, सभी जख्म भर सकते हैं। क्षमा कर देने से स्नेह सलील बहने लगता है। क्षमा करना देवी स्वभाव है। हमारा अहंकार हमें क्षमा मांगने से रोकता है और तिरस्कार क्षमा देने में बाधक बनता है। उत्तम व्यक्ति अहंकार का त्याग करके विनय धर्म को अपनाकर सरलता पूर्वक क्षमा भाव लाकर आपसी नाराजगी मिटाए और आत्मीयता को अपने हृदय में स्थान दें। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी मारासा ने फरमाया, क्षमा से कषायों की उपशांति होती है और आत्मा के निकट पहुंचने का रास्ता सुगम होता है। आत्म शांति और आत्मज्ञान की ज्योति जताने का संदेश देता है क्षमापना पर्व। साध्वी डॉक्टर राजरिद्धि जी मारासा ने फरमाया, बलवान होने पर भी हर पल समता, क्षमा, दया के सागर में अवगाहन करते हैं, वे भवसागर को शीघ्र पार कर लेते हैं। एडवोकेट विमल सिंह बाफना, सुरेंद्र जामर, अरविंद कवाड, महेंद्र नाहर, नितेश सुराना, निर्मला कोचेटा, मोहित बर्दिया, आरती मेहता ने गीतों की स्वर लहरियां गुंजायमान करके संघ समाज से क्षमा याचना की। ब्राह्मी महिला मंडल ने गीत के माध्यम से एवं श्री ब्रज मधुकर विकास समिति कार्यकारिणी व चातुर्मास के संयोजक ने कुछ पूज्य महासती वृंद से सामूहिक क्षमा के लिए प्रार्थना की। नन्हे बालक नविद बर्दिया ने एक्शन सॉन्ग के द्वारा अपने गुरु भक्ति के भाव अभिव्यक्त किए। श्रीमती ललिता गादिया के 33 उपवास, शिवानी मेहता के 9 उपवास, ज्योति सुराना के 9 उपवास के प्रत्याख्यान हुए। संघ की ओर से जिन तप साधकों की संपूर्णति हुई उनका बहुमान किया गया। संघ महामंत्री अनिल जी सोनी ने जानकारी दी कि कल श्रीमती ललिता जी गदिया के मास क्षमन उपरांत तपोत्सव का वरघोड़ा उनके निवास स्थान देव डूंगरी से प्रातः 7:30 बजे प्रारंभ कर संभावनाथ जैन मंदिर, महावीर कल्याण केंद्र होते हुए शिवाजी नगर जैन स्थानक में पहुंचेगा। पूज्य महासती वृंद के मुखारविंद से उनके 34वें उपवास के प्रत्याख्यान होंगे। शिवाजी नगर संघ द्वारा तपाभिनंदन किया जाएगा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता ग्राम पंचायत भिनाई का समापन समारोह मुख्य अतिथि प्रधान श्री संपत राज जी लोढ़ा व अध्यक्ष भिनाई सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराना व विशिष्ट अतिथि ACBEO श्री भंवर लाल जाट व ओम प्रकाश आचार्य के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रधान श्री लोढ़ा ने विजेता खिलाड़ियों को अगले स्तर पर अपना उत्कृष्ट खेल दिखाने के लिए प्रेरित किया तथा अध्यक्ष श्रीमती सुराना ने कहा कि हार जीत खेल का हिस्सा है। जो इस बार प्रतियोगिता में जीत नहीं पाए अगली बार और प्रयास करें। एल समारोह को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिनाई के प्रधानाचार्य श्री राधेश्याम शर्मा ने भी संबोधित किया। एल सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। शारीरिक शिक्षक प्रकाश
आकाश वैष्णव ने प्रतियोगिता के परिणाम बताते हुए बताया कि टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में आईडी नंबर 33-194 टीम विजेता रही व आईडी नंबर 33-167 उपविजेता रही तथा बालक वर्ग वॉलीबॉल व बालिका वर्ग में खो खो, हॉकी एवं वॉलीबॉल की मात्र एक टीम का रजिस्ट्रेशन होने के कारण यह ब्लॉक स्तर पर भिनाए ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व करेगी। एल विजेता खिलाड़ियों को पारितोषिक व प्रमाण पत्र वितरित किए गए। एल संचालन श्री अर्जुन खटीक ने किया। इस अवसर पर राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापक प्रेम कंवर, व्याख्याता रब मंसूरी, उमराव सिंह शेखावत, लालाराम रैगा, ओमव्रत गोहिल, विनोद वर्मा, रिंकू जाट, आकाश सैनी, लोकेंद्र सिंह, शारीरिक शिक्षक भारत भूषण पवार, ग्रामीण शेरा वर्मा, अमित पीपाड़ा तथा अनेक खिलाड़ी, छात्र छात्राएं व ग्रामीण उपस्थित थे। जस्टिस संजय किशन कौल, एएसओ का और विक्रम नाथ की बेंच ने महासचिव को 4 सप्ताह के भीतर कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने महासचिव, जो अदालत के प्रशासनिक प्रमुख हैं, को न्यायाधीशों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों में जांच तंत्र से संबंधित एक मामले में 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। जस्टिस संजय किशन कौल, एएसओ का और विक्रम नाथ की खंडपीठ ने महासचिव को 4 सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया, जब वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि महासचिव को अभी एक हलफनामा दाखिल करना है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वह समय बीतने के मद्देनजर कुछ अतिरिक्त सामग्री दाखिल करना चाहेंगी कि कैसे प्रक्रियाएं विकसित हुई हैं और प्रथाओं के लिए रिकॉर्ड पर महासचिव का रुख रखना चाहेंगी। याचिकाकर्ता को इसे 4 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर दाखिल करने दें। कोर्ट ने निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट एक लॉ इंटर्न द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। न्यायाधीश ने दिल्ली उच्च न्यायालय से मीडिया के खिलाफ एक झूठा आदेश प्राप्त किया था। कल सुनवाई के दौरान बेंच ने आरोपी जज को पक्षकारों की श्रेणी से हटा दिया, क्योंकि जयसिंह ने कहा कि अब दावा की गई राहत न्यायाधीशों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए तंत्र तक सीमित थी। अदालत ने निर्देश दिया। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को पार्टियों की श्रेणी से हटाया जा सकता है क्योंकि उनके खिलाफ कोई राहत का दावा नहीं किया जाता है। तदनुसार आदेश दिया गया। इस साल 15 नवंबर को मामले को सूचीबद्ध किया। नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में कोटा की पोस्को कोर्ट क्रम 4 ने आदेश की पालना नहीं करने पर नाराजगी जताई है। जज आरिफ मोहम्मद ने एसपी केसर सिंह शेखावत के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए डीजीपी को निर्देश दिए हैं। साथ ही मामले की जांच डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस मुकुल शर्मा से लेकर कोटा जिले से बाहर किसी वरिष्ठ और ईमानदार पुलिस अधिकारी को देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कोर्ट ने मुकुल शर्मा को 3 माह तक किसी मामले में अनुसंधान नहीं करवाने व पुलिस अकादमी या अन्य किसी अकादमी से ट्रेनिंग दिलाए जाने के निर्देश दिए। कोर्ट के आदेश में लिखा कि न्यायालय के आदेश में कमियां निकालने का कोई अधिकार एसपी को भी नहीं है। यदि 18 जुलाई को दिया गया इस कोर्ट का आदेश कानून के हिसाब से नहीं है तो सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त आदेश को रद्द कर दिया जाएगा। आदेश की पालना न कर आदेश में कमियां निकालना अवमानना की श्रेणी में आता है, साथ ही मिसकंडक्ट की श्रेणी में भी आता है। 3 अगस्त को पुलिस की रिपोर्ट से पता चला, नहीं बदली जांच। फरियादी के वकील लोकेश सैनी ने बताया कि 18 जुलाई को कोर्ट ने एसपी को निर्देश दिया था कि मामले की जांच डीएसपी मुकुल शर्मा की बजाय किसी अन्य अधिकारी से करवाई जाए। 3 अगस्त को पुलिस की ओर से कोर्ट में पेश रिपोर्ट से मालूम चला कि मामले की जांच अभी तक डीएसपी मुकुल शर्मा ही कर रहे हैं। एसपी द्वारा कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करने पर कोर्ट ने 4 अगस्त को दस्तावेज सहित सूचना एसपी से मांगी थी। इस पर 16 अगस्त को पुलिस की ओर से भेजे गए पत्र में मामले में केस डायरी मुकुल शर्मा के पास रहने देने का कारण उपलब्ध नहीं करवाया। कोर्ट ने इसे गंभीर माना। 23 अगस्त को ऑर्डर किया। 27 अगस्त को वकील को लोकेश सैनी को ऑर्डर की कॉपी मिलने पर पूरा मामला सामने आया। 10 दिन में सूचित करने के दिए निर्देश। लोकेश सैनी ने बताया कि कोर्ट ने डीजीपी को पत्र भेजकर निर्देशों का पालन करवाकर 10 दिन में सूचित करने के निर्देश दिए। कोर्ट द्वारा 18 जुलाई के आदेश का पालन नहीं करने वाले सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह था मामला। परिवादी ने 26 अक्टूबर 2021 को सिटी एसपी को रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया था कि उसकी बेटी को गोविंद बंगाली जबरदस्ती 3-4 लोगों के साथ गाड़ी में डालकर ले गया। उसने अनंतपुरा थाने में हाथ से लिखी शिकायत दी पर उस पर कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला था।
इसके बाद एसपी के आदेश से मामला दर्ज हुआ था। परिवादी ने 3 फरवरी को ईमेल के जरिए कोर्ट को बताया कि मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, लगातार टालमटोल की जा रही है, इसलिए जांच अधिकारी पुलिस उप अधीक्षक सेल कोटा से अब तक की प्रगति रिपोर्ट तलब की जाए। इस पर कोर्ट ने 5 फरवरी को प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट 8 फरवरी की तारीख को पेश करने के लिए कहा था। 8 फरवरी को डीएसपी मुकुल शर्मा की ओर से तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश हुई। 8 फरवरी को कोर्ट ने पीड़िता को तलाश कर केस डायरी में तथ्यात्मक रिपोर्ट 22 फरवरी को पेश करने के आदेश दिए। 22 फरवरी को डीएसपी की ओर से तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई। इसमें यह बताया गया कि पीड़िता व आरोपी की तलाश जारी है, जिस पर न्यायालय ने निर्देश दिया कि हर 15 दिन में अनुसंधान अधिकारी पीड़िता व आरोपी की तलाश की जांच की स्थिति और प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। कोर्ट के आदेश के बाद भी जांच अधिकारी द्वारा 23 मार्च, 6 अप्रैल, 22 अप्रैल, 18 मई, 3 जून, 16 जून और 1 जुलाई को रिपोर्ट पेश नहीं की गई, न ही केस डायरी पेश की गई। अजमेर जिले का बांदनवाड़ा कस्बा राष्ट्रीय राजमार्ग 79A दिल्ली मुंबई मुख्य मार्ग पर स्थित होने से इस कस्बे की महत्ता पूरे प्रदेश में फैली हुई है। यहाँ से देश के किसी भी कोने में जाने के लिए आवागमन साधनों की कोई कमी नहीं है। इस वजह से इस कस्बे में 125 गज का प्लॉट 20 लाख रुपये में भी नहीं मिलता है। कस्बेवासियों के आय सुविधा के लिए सरकार द्वारा यहाँ ग्राम पंचायत का गठन कर रखा है, जिसके पास करोड़ों रुपयों की संपत्ति के साथ साथ प्रतिमाह लाखों रुपयों की निजी आय होती है। इस पंचायत के पास लगभग 1.5 करोड़ रुपए की फिक्स डिपॉजिट राशि भी है। ग्राम पंचायत बांदनवाड़ा की कई दुकानों से प्रतिमाह लाखों रुपए की किराए से आमदनी होती है। इसके अतिरिक्त भी इस ग्राम पंचायत की आय पंचायत समिति भिनाई की सभी पंचायतों की तुलना में अधिक। लेकिन ग्राम पंचायत की उदासीन कार्यशैली की वजह से न केवल ग्रामवासियों बल्कि इस गांव से बैठने वाले यात्रियों का जीना बेहाल है। सरकार द्वारा ग्रामवासियों की सुविधा के लिए ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है ताकि ग्राम की सार्वजनिक समस्याओं को ग्राम पंचायत दूर कर सकें। लेकिन इस ग्राम पंचायत में समस्याएं दूर करने की बजाय समस्याओं को निमंत्रण दे रखा है। ग्राम के मुख्य मार्गों पर दोनों ओर जिस प्रकार से कचरे के ढेर लगे हुए हैं, यह ढेर स्पष्ट तौर पर बीमारी को निमंत्रण देने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा लगा रखे हैं। कस्बे के मुख्य मार्गों पर जो रोड लाइट लगी हुई है, अधिकांश लाइट बंद है। यही नहीं, कस्बे के मुख्य चौराहे पर स्थित बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए किसी भी प्रकार की सुविधा ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गई है। महिलाएं व वृद्धजन लगभग एक घंटे तक बसों के इंतजार में खड़े रहते हैं, जिनके बैठने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यही नहीं, यात्रियों के लिए पीने के पानी की जो प्याऊ भगवान सत्यनारायण के मंदिर के लगवा बनाई गई, वो शुभारंभ का इंतजार करते करते अतिक्रमण का शिकार हो चुकी है। विधायक फंड से बने सार्वजनिक तिबारे के लगवा शौचालय व मूत्रालय पिछले कई सालों से सफाई के अभाव में सड़ांध मारते हुए बीमारी को निमंत्रण देने का काम कर रहे हैं। यात्रियों का, आमजन का खड़ा रहना दूभर है। यही नहीं, ग्राम पंचायत ने अपने चहेतों को उपकृत करने के लिए जगह जगह पर अतिक्रमण करवा रखे हैं। ग्रामवासियों द्वारा शिकायत करने के बावजूद भी ना तो कोई कार्यवाही की गई है, ना ही किसी प्रकार की संभावना ग्रामवासियों को नजर आ रही है। ग्रामवासियों द्वारा कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन सरपंच के सर पर जू तक नहीं रेंगी है। कस्बेवासियों ने जिस उम्मीद के साथ महिला सरपंच भंवर कंवर शेखावत को मत व समर्थन देकर सरपंच के पद पर बैठाया था, मात्र 2 वर्ष के कार्यकाल में ही ग्रामवासियों का मोहभंग हो चुका है। सरपंच का सामान्य दिन में ग्राम पंचायत में मिलना तो दूर, बल्कि 6 महीने में एक बार आयोजित होने वाली ग्राम सभा के दिन भी अनुपस्थिति रहती है। कस्बे की सरपंच की इस उदासीन कार्यशैली की वजह से आमजन में रोष व्याप्त हो चुका है, बल्कि इस शैली की वजह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा राज्य सरकार की ओर से स्वच्छता को लेकर चलाई जा रही योजनाओं की धज्जियां उड़ रही है, जिसकी वजह से बीमारियां फैलने की भी पूरी संभावनाएं नजर आ रही है। देश के प्रत्येक कोने से आने वाले यात्री तथा कस्बे सहित आसपास के स्थानों पर काम करने वाले सरकारी तथा गैर सरकारी यात्री जो अप डाउन करते हैं, के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने से इस कस्बे की प्रतिष्ठा धूमिल होने को है। आए दिन परेशान होने वाले यात्री स्थानीय ग्राम पंचायत को कोसते हुए नजर आते हैं। सरपंच को बार बार इन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कहने के बावजूद भी व्यवस्थाएं नहीं सुधरने से ग्रसित होकर इन सभी अव्यवस्थाओं के लिए स्थानीय नागरिक एडवोकेट डॉक्टर
मनोज आहूजा ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायती राज विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की है तथा इस प्रकार की नाकारा सरपंच के खिलाफ जांच कर अयोग्य घोषित करते हुए इस पद से हटाने की मांग की है। गुर्जर समाज के आरक्षण आंदोलन के प्रणेता रहे स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की 8 सितंबर को केकड़ी आने वाले अस्थि विसर्जन यात्रा को लेकर गुर्जर समाज की ओर से लोगों को केकड़ी आने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इसके लिए गुर्जर समाज के लोग गांव-गांव जाकर गुर्जर समाज व सर्व समाज के लोगों को अस्थि विसर्जन यात्रा में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। पूर्व सरपंच इंद्रनारायण गुर्जर, छात्रावास निर्माण समिति के अध्यक्ष मदन गुर्जर एकल सिन्हा, तेजू गुर्जर एकल सिन्हा, अंबालाल गुर्जर लसाडिया सहित अन्य गुर्जर नेताओं ने कनौज, देवगांव, बघेरा, शंभूंगा सहित अन्य कई गांवों का दौरा कर लोगों को 8 तारीख को केकड़ी पहुंचने का आह्वान किया। इसी तरह गुर्जर समाज के नेताओं ने मेवदा खुर्द, रामपाली, सरसरी व अन्य गांवों का दौरा किया। गुर्जर समाज और सर्व समाज के लोगों को कर्नल बैंसला की अस्थि कलश विसर्जन यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया। इस मौके पर सरपंच पति सांवरलाल खटाना, भैरूलाल गुर्जर सरसरी, मुरलीधर गुर्जर रामपाली, शिशुपाल गुर्जर, किशनलाल ठग, गोपाल भोपा, मुकेश गुर्जर, महेंद्र गुर्जर सहित गुर्जर समाज के कई लोग मौजूद थे।